सुमन की सुबह हमेशा घर के बाकी सदस्यों से बहुत पहले शुरू हो जाती थी। जब तक घर के लोग अपनी रजाइयों की गर्माहट में खोए रहते, तब तक सुमन के हाथों से घर का आंगन बुहारने से लेकर रसोई में चाय की महक फैलने तक का काम पूरा हो चुका होता। माता-पिता के गुजर जाने के बाद बड़े भाई रमेश और भाभी कांता का घर ही उसका इकलौता आसरा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, कांता भाभी के ताने और रमेश भैया की अनदेखी ने सुमन को उस घर में एक बहन की बजाय एक मुफ्त की नौकरानी बना दिया था। सुमन की उम्र 30 के पार हो चुकी थी। उसने अपने सपने कब घर की जिम्मेदारियों की भट्टी में जलकर राख हो गए, उसे खुद भी पता नहीं चला। वह जानती थी कि उसके लिए जो भी रिश्ता आएगा, वह किसी ऐसे इंसान का होगा जिसे एक पत्नी से ज़्यादा अपने घर को संभालने वाली आया की ज़रूरत होगी। उसकी किस्मत के पन्नों पर शायद समझौते की स्याही सबसे गहरी थी। अरे ओ बुआ, मेरी स्कूल की शर्ट इस्त्री की या नहीं? मुझे देर हो रही है। 10 साल के भतीजे चिराग की तेज आवाज़ सुमन के तंद्रा तोड़ी। बस अभी आई बेटा, कहते हुए सुमन भागकर कमरे में गई। तभी पीछे से कांता भाभी का कर्कश आवाज गूंजा। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। जल्दी हाथ चलाओ, आज उन्हें देखने आना है। कोई कमी रह गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आज सुमन को देखने के लिए विकास आ रहे थे। विकास एक बैंक में मैनेजर थे, जिनकी पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था। उनकी एक 7 साल की बेटी थी। कांता भाभी को किसी तरह सुमन को अपने घर से विदा करना था, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। सुमन ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास विकल्प ही क्या है। एक अनाथ और आश्रित लड़की के लिए अपनी मर्जी की कोई मायने नहीं होते। शाम के 4 बज रहे थे। बैठक में रमेश भैया और कांता भाभी मेहमानों के साथ बैठे थे। विकास के साथ उनके एक बुजुर्ग चाचा भी आए थे। विकास देखने में बेहद सौम्य और शांत स्वभाव के व्यक्ति लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लेने की क्षमता रखती थी। सुमन, चाय ले आओ, कांता भाभी ने रसोई की तरफ मुंह करके आवाज लगाई। सुमन ने एक पुरानी लेकिन साफ सूती साड़ी पहनी थी। वह ट्रे, चाय और नाश्ता लेकर कांपते हाथों से बाहर आई। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी। वह जैसे ही ट्रे को मेज पर रखने लगी, घबराहट के कारण एक कप से चाय की कुछ बूंदें छलक कर तस्तरी से गिर गई। ये क्या तरीका है सुमन? कांता भाभी ने मेहमानों के सामने ही अपनी भड़ास निकाल दी। इतनी बार सिखाया है कि मेहमानों के सामने सलीके से काम किया करो, लेकिन तुम्हारे हाथ तो जैसे हाथ पैर ही काम नहीं करते। पता नहीं अपने घर जाकर क्या हाल करोगी। माफ कीजिएगा विकास जी, ये थोड़ा घबराई हुई है, कामकाज में थोड़ी कच्ची है। कांता भाभी के शब्द ने सुमन के लिए छिपा हुआ तिरस्कार साफ छलक रहा था। सुमन का दिल भारी हो गया। अपमान के घूंट पीना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन आज किसी अजनबी के सामने खुद को इस तरह से जलील होते देख उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। वह सिर झुकाए वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी एक भारी लेकिन बेहद कोमल और शांत आवाज ने उसके कदम को रोक दिया। आप खड़ी क्यों हैं सुमन जी? यहाँ आकर बैठिए। सुमन ने हैरानी से नजरें उठाई। विकास उसकी तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की और सम्मानजनक मुस्कान थी। अरे नहीं नहीं, इसे रसोई में अभी बहुत काम है। कांता भाभी ने बात को टालना चाहा। भाभी जी, मैं यहाँ जिसे अपना जीवन साथी चुनने आया हूँ, वो अगर मेरे सामने बैठेगी ही नहीं तो मैं उसे समझूंगा कैसे? विकास ने दृढ़ता से कहा। उनके लहजे में एक ऐसा ठहराव था कि रमेश भैया और कांता भाभी दोनों चुप रह गए। सुमन धीरे से खाली कुर्सी पर बैठ गई। विकास ने वही कप उठाया जिसकी चाय छलक गई थी। उन्होंने एक घूंट लिया और बोले, भाभी जी, आप गलत कह रही थी। सुमन जी काम में कच्ची नहीं है। इस चाय में जो इलायची और अदरक का संतुलन है, वो किसी बहुत सदे हुए हाथों से ही बन सकता है। थोड़ी सी चाय छलकने से कप की कीमत कम नहीं हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे किसी की थोड़ी सी घबराहट उसके हुनर और उसकी अच्छाई को नहीं छिपा सकती।
कांता भाभी का चेहरा फट पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विकास इस तरह से सुमन का पक्ष लेंगे। रमेश भैया असहज होकर खांसने लगे। तभी बैठक का पर्दा उठा और चिराग हाथ में अपना एक टूटा हुआ खिलौना लिए अंदर आ गया। बुआ, मेरा खिलौना टूट गया है, इसे अभी जोड़ कर दो और मेरे लिए मैगी भी बना दो, मुझे भूख लगी है। चिराग का लहजा ऐसा था जैसे वो अपनी बुआ से नहीं बल्कि किसी नौकरानी को आदेश मनवा रहा हो। सुमन हड़बड़ा कर उठने लगी। ला बेटा, मैं अभी। रुकिए सुमन जी। विकास का सर इस बार थोड़ा कड़क था। उन्होंने चिराग को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, आपकी बुआ कोई मशीन नहीं है जो सारा दिन बिना थके काम करती रहे, और बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। फिर विकास ने रमेश और कांता की तरफ देखते हुए कहा, रमेश जी, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए एक आया ढूंढने नहीं आया था। मैं एक ऐसी माँ ढूंढने आया था जिसके दिल में ममता, और एक ऐसी पत्नी ढूंढने आया था जो मेरे घर को अपना समझे। आज मैंने सुमन जी की आंखों में वो सहनशीलता देखी है जो किसी आम इंसान में नहीं होती है। विकास अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, सुमन जी, अगर आपको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आने वाली 15 तारीख को आपसे विवाह करना चाहूँगा। और हाँ, विकास ने फिर से कांता भाभी की ओर देखा, अब से चिराग के काम या इस घर की रसोई की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। आपने इस घर को बहुत कुछ दिया है, अब आपके आराम करने का वक्त है। पूरे कमरे में सन्नाटा सा गया। सुमन की आंखों में अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सम्मान के थे जिसके लिए वह सालों से तरस रही थी। आज तक किसी ने उसके अस्तित्व को इस तरह स्वीकार नहीं किया था। विकास के जाते जाते दरवाजे पर रुककर रमेश भैया ने कहा, रमेश जी, 15 तारीख तक मेरे होने वाली पत्नी आपके घर में एक मेहमान है और मेरी अमानत भी। मुझे उम्मीद है कि इसे बचे हुए समय में इसे घर की एक बेटी का दर्जा और पूरा सम्मान मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। विकास के कदम बाहर की ओर बढ़ गए थे, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए शब्दों ने घर की दीवारों में सालों से जमी उस शून्यता को तोड़ दिया था। कांता भाभी और रमेश भैया की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। सुमन अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथों में आज भी वही पुरानी साड़ी का पल्लू था, लेकिन उसके कंधों पर सालों से लदा बोझ जैसे अचानक गायब हो गया। आज उसे समझ आ गया था कि जिंदगी अगर कुछ छीनती है तो किसी एक ऐसे इंसान को भेजकर उसकी भरपाई भी कर देती है, जो आपके आत्मसम्मान के लिए बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर आपको फिर से पूरा कर दे। सालों के बाद सुमन के होठों पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। कहानी में विकास का सुमन के प्रति उठाया गया कदम आपको कैसा लगा? क्या आज भी हमारे समाज में लड़कियों को मायके में इसी तरह का बर्ताव का सामना करना पड़ता है?